गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम रेशियो एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट हमने लेवरेज रेशियो डिस्कस की थी, उसका एग्जांपल भी देखा था। आज हम एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो की बात करेंगे, यानी कि क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात। तो क्रियाशीलता अनुपात व्यवसाय में कार्य निष्पादन पर प्रकाश डालते हैं और इनकी गणना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? संस्था की कार्य निष्पक्षता, प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना, यानी कि इवैल्यूएशन करना। इन अनुपातों के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि भाई संस्था ने उपलब्ध संसाधनों एवं सेवाओं का कुशलतापूर्वक, यानी कि एफिशिएंटली या फिर लाभप्रद ढंग से उपयोग किया है कि नहीं। इन अनुपातों की गणना विक्रय की लागत तथा विभिन्न संपत्तियों जैसे स्कंद, देनदार, प्रायबिल, स्थायी संपत्तियां तथा विनियोग, इनके आधार पर की जाती हैं। ये अनुपातों को आवर्त अनुपात, यानी कि इसीलिए हम इन्हें टर्नओवर रेशियोज या फिर हिंदी में कहें हम आवर्त अनुपात या विक्रय अनुपात यानी कि सेल्स रेशियो या फिर संपत्ति प्रबंध अनुपात यानी कि एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो रेशियोज आती है उसमें सबसे पहला है स्कंद आवर्त अनुपात, यानी कि स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसे कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, सबसे पहले इसमें आती है हमारी स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात। तो इस अनुपात को बेचे गए माल की लागत में औसत स्कंद यानी कि एवरेज स्टॉक का भाग देकर ज्ञात किया जाता है और ये अनुपात स्कंद के विक्रय में बदलने की दर को हमें बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इस अनुपात की गणना के लिए क्या दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा औसत स्कंद यानी कि हमारा एवरेज स्टॉक। तो बेचे गए माल की लागत को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पहली स्थिति जिसमें हम क्या भी व्यापारिक संस्थान की स्थिति में, तो उसमें क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड होगा? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये व्यापारिक संस्थान की स्थिति में। दूसरा है अगर ये निर्माणी संस्थान है तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से फाइंड होगा? जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड निर्माण संस्थान में हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला होगा मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। और अन्य किसी भी स्थिति में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करेंगे? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके, इस तरीके से सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके। और एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड आउट होगा? बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। कभी कभी क्या है भाई, बेची गई वस्तु की लागत की सूचना उपलब्ध नहीं होती, तो तब क्या है ना ही मतलब उसका कोई आकलित करने का संभव होता है। तो ऐसी स्थिति में स्कंद आवर्त अनुपात की गणना बिक्री के आधार पर की जाती है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारा? नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक या फिर नेट सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो स्कंद आवर्त अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में ये अनुपात हमें ये बताता है कि भाई स्कंद में विनियोजित प्रत्येक रुपए की एक इकाई का प्रयोग करके विक्रय की अधिक मात्रा है प्राप्त की गई है। ठीक है। हम स्कंद आवर्त अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशियो की सहायता से व्यवसाय की स्कंद गति यानी कि स्टॉक वेलोसिटी की गणना भी कर सकते हैं। किस तरीके से?
स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक अपॉन यानी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स इनटू नंबर ऑफ डेज और मंथ इन द ईयर। ठीक है, या फिर हम इसे नंबर ऑफ डेज या फिर मंथ्स इन द ईयर डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस अनुपात की आवर्त की कोई सर्वमान्य प्रमाणित दर निर्धारित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उद्योग की प्रकृति या प्रबंध की विक्रय व विपणन नीति पर अधिक निर्भर करता है। इसीलिए इस अनुपात से निष्कर्ष निकालते समय उसी प्रकार की अन्य संस्थाओं या संपूर्ण उद्योग या फिर उसी प्रकार के अन्य उद्योगों के अनुपात की तुलना की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो, है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी कि देनदार आवर्त अनुपात। तो देनदार अनुपात से क्या अर्थ है कि भाई ये अनुपात देनदारों की वसूली का गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें संस्था की कुल देनदारों तथा शुद्ध उधार विक्रय में संबंध स्थापित करके ये ज्ञात किया जाता है कि भाई विक्रय का कितना भाग देनदारों के रूप में संग्रहित मतलब रह गया है। ठीक है, और इसकी गणना का फॉर्मूला क्या है, कंप्यूटेशन फॉर्मूला क्या है इसका, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ओपनिंग डेटर्स NBR प्लस क्लोजिंग डेटर्स NBR डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएगा। अगर शुद्ध उधार विक्रय की राशि ज्ञात ना हो तो कभी कभी यह अनुपात कुल शुद्ध विक्रय के आधार पर भी हम ज्ञात कर लिया जाता है। ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि हमें नकद विक्रय की राशि मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते तब। यदि वर्ष के प्रारंभ एवं अंत के देनदारों तथा उधार विक्रय संबंधी आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं है तो कुल शुद्ध विक्रय वर्ष के अंत में देनदारों से इस अनुपात की गणना करनी चाहिए। तो ऐसे उसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्लोजिंग रिसीवेबल्स। क्या है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्लोजिंग रिसीवेबल्स। ठीक है, और वहीं अगर हम औसत संग्रहण अवधि यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करें तो ये अवधि देनदारों से धन संग्रह या वसूली के औसत समय को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और औसत वसूली अवधि ज्ञात करने के लिए व्यापारिक प्राप्ति यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स में औसत दैनिक उधार विक्रय का भाग देना होता है। और इसका सूत्र इस तरीके से, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इनटू नंबर ऑफ डेज और डेज इन अ ईयर। ठीक है, क्या है, एवरेज रिसीवेबल्स एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला यानी कि औसत संग्रहण अवधि का एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन अ ईयर। और वहीं एवरेज कलेक्शन पीरियड का हम अगर डेज में बात करें तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मंथ्स और डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल्स तो हमें पता है ट्रेड रिसीवेबल्स यानी व्यापार प्राप्तियाँ डेटर्स प्लस दैट BR। ठीक है, तो जो औसत संग्रहण अवधि की संस्था मतलब कि जो औसत संग्रह अवधि की जो संस्था की वास्तविक उधार की शर्तों एवं नीतियों के साथ तुलना करके ऋण संग्रह में कुशलता की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी कि देनदार आवर्त अनुपात। अब हम बात करते हैं लेनदार आवर्त अनुपात यानी कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो देनदार आवर्त अनुपात की तरह ही लेनदार आवर्त अनुपात की गणना हम उधार क्रय एवं व्यापारिक लेनदारों के मध्य संबंध स्थापित करके ही की जाती है।
यह अनुपात उधार क्रय के भुगतान में लगने वाले समय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका मामला क्या है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, हमें बैकग्राउंड में दिख रहा है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स और नेट परचेसेस अपॉन क्लोजिंग पेबल्स। और एवरेज पेबल्स हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने एवरेज डेटर फाइंड किया था, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड पीपी यानी कि बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। ऊंचा लेनदार आवर्त अनुपात शीघ्र ही भुगतानों को प्रदर्शित करता है, अगर यानी कि हाई क्रेडिट टर्नओवर रेशियो है तो। और जबकि नीचा लेनदार आवर्त अनुपात क्या कहता है, ये भुगतानों की देरी को प्रदर्शित करता है। अगर हमने अदर वर्ड्स में कहें तो ऊंचा अनुपात कम साख की उपलब्धता तथा नीचा अनुपात हमें अधिक साख की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है। यहाँ भी वही है, हम इसे एवरेज क्रेडिट पीरियड यानी औसत साख अवधि या फिर औसत भुगतान अवधि यानी कि एवरेज पेमेंट पीरियड किस तरीके से फाइंड करेंगे कि भाई औसत संग्रह अवधि की तरह ही हम औसत भुगतान की अवधि भी ज्ञात की जा सकती है। और ये हमें ये बताती है कि भाई हमने लेनदारों को भुगतान करने में औसतन कितना समय लिया है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज पेबल्स वही इनटू नंबर ऑफ मंथ्स और अ डे इन ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर। क्या है, एवरेज पेबल्स into number of months or a day in a year divided by credit purchases for the year, या फिर इसे हम months और days in a year divided by credit turnover ratio, इस तरीके से भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं।